मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपकी एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों ही चैप्टर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने पास पेन पेपर लेकर बैठें, क्योंकि बीच बीच में अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर सको, साथ के साथ आपको बाद में समझ में आता रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। क्या उन कौन से वर्ड्स? इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक वर्ड स्टेशनरी से निकल कर आया है, इसका मतलब होता है एट रेस्ट। तो हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को कहाँ कैसे रखेंगे? रेस्ट पर। फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चार्ज रेस्ट पर होता है तो कैसे बिहेव करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फोर्स लगाता है कि नहीं लगाता, जो कुछ भी है, कुछ भी होगा इसमें, लेकिन चार्ज को हमें कहाँ पर रखना है? रेस्ट पर। तब हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ गया कि भाई हाँ, चार्ज रहेगा रेस्ट पर। लेकिन अभी चार्ज क्या ड्रामा है, चार्ज का समझ में नहीं आता है। चार्ज देखते हैं क्या होता है। तुम लोगों को शायद याद हो कि हम लोग जब सर्दियों में स्वेटर वगैरह उतारते हैं तो आवाज़ आती है चिड़चिड़ करके। वो किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से। और दूसरा जो हम लोग बचपन में करते हैं कि कंघी ली, रूखे बालों में घिस दी, और नीचे जो है हमारे कुछ क्रम्बल्स पड़े हुए हैं पेज के, कोई भी पेपर है, हमने थोड़ा थोड़ा उसके पार्टिकल्स अगर पड़े हुए हैं, फिर कंघी को लेके आए उन्हीं पार्टिकल्स के पास में, तो पार्टिकल्स को कंघी अट्रैक्ट कर लेती है। अट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वो जो पेज हैं, छोटे छोटे पीसेस हैं पेपर के, वो कंघी से चिपक जाते हैं। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि पेज जो है कंघी से चिपक गए यानी अट्रैक्ट हो गए। ये किसके कारण हो रहे हैं? चार्ज के कारण। तो ये तो समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टी है भाई, ये अट्रैक्शन चार्ज के कारण हो रहा है। लेकिन चार्ज क्या है, आ कहाँ से रहा है? तो ये हम थोड़ा समझते हैं कि चार्ज कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से इसका स्टार्टिंग है। देखो, जो भी नॉन लिविंग मैटर है वो किससे बना हुआ होता है? एटम से। ये एटम है। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर कौन है इसके? इलेक्ट्रॉन। चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इस एटम का नाम रख देते हैं ए। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो शांत न्यूक्लियस में पड़े रहते हैं। न्यूक्लियस को कोई मैटर नहीं है, न्यूक्लियस को कोई मतलब नहीं है किसी से, वो चुपचाप अपना शांत पड़ा रहेगा। और जब इसको मतलब हो जाता है तो ये खतरनाक हो जाता है। ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे? आगे चैप्टर आएगा न्यूक्लियस, उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम फोकस करते हैं इलेक्ट्रॉन पर। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहीं भी आने जाने के लिए फ्री होते हैं। ये किसी भी एक बॉडी से किसी भी दूसरी बॉडी पर जा सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इसी के कारण चार्ज आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एटम ए है, ये एक एटम बी है, सेम इसमें न्यूक्लियस है, इसका नाम हमने बी रख दिया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। मान लो ए ने बी को कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लेते हैं फिलहाल के लिए एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जिसने रिसीव किया वो टेंशन में आ गया, नेगेटिव हो गया, उस पर नेगेटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज।
इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ले रहा है इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज, जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दूसरा चार्ज क्या है ये भी समझ में आ गया कि चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से। जो बॉडी देगी चार्ज उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो बॉडी रिसीव करेगी चार्ज को उस पर नेगेटिव चार्ज। इतना सा ये क्लियर है नहीं कि चार्ज कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे इसका ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक इसमें बेसिक सी चीज़, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है यानी इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी को, डेफिशिएंसी है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की, और एक और बॉडी उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। एक बॉडी पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी नेगेटिव है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, खींचेंगी आपस में एक दूसरे को। एक नेगेटिव है, दूसरी भी नेगेटिव है, तो भी ये रिपेल करेंगी। तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर दोनों बॉडीज़ पर चार्ज सेम होता है तो वो आपस में रिपेल करती हैं, अगर अपोजिट चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगी। तो हम इसको बोल सकते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये सब पूरा स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वीडियो एंड होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर लिंक होगी, वहाँ पर जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा होगा उतने तक के पूरे नोट्स बने हुए होंगे। वही नोट्स आप अपनी पूरी कॉपी बनाओ, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, उसमें उन्हीं नोट्स को लिख लो। इससे क्या होगा, समझ में अब आपको आ गया है। बाद में जब आप रिवाइज़ करोगे तो अपने नोट्स से रिवाइज़ करो। आज पढ़ लिया, अब शाम को रिवाइज़ करना है तो नोट्स से रिवाइज़ करो। तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने पास हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो सबसे बेस्ट है। पीडीएफ से मत पढ़ो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने, डेली का डेली देखो और अपने नोट्स बनाते चलो। मुश्किल से 10 मिनट में नोट्स बन जाएंगी, इतना ही होता है, उतना ही हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक, आगे करते हैं। चार्ज समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आ गए, कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे बिहेव करते हैं ये समझ में आ गए। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या है यहाँ पर, करंट, और टी होता है यहाँ पर टाइम। अच्छा, इसकी यूनिट निकालने को आती है, चार्ज की यूनिट क्या है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, फॉर्मूले से निकल आएगा, और टाइम की होती है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड ये यूनिट हो गई किसकी, चार्ज की। इसी एम्पियर सेकंड का एक और नाम है कूलम्ब। ये इसकी एसआई यूनिट है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि एम्पियर सेकंड है या कूलम्ब है। कूलम्ब, एम्पियर सेकंड का ही नाम कूलम्ब होता है। जैसे फोर्स तुम लोगों को 11th का याद हो, हम लोग कैसे निकालते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर फॉर्मूले से इसकी यूनिट निकालें तो मास की केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसको हम क्या लिख देते थे, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन है क्या ये न्यूटन, इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नाम है। वैसे ही ऐसा यूनिट हम लोग चिल्लाते रहते हैं कूलम्ब कूलम्ब कूलम्ब, वो सेम एम्पियर सेकेंड का नाम। रिप्रेजेंट किसे करेंगे चार्ज को, कैपिटल क्यू से। तो ऐसा यूनिट होगी इसकी कूलम्ब, रिप्रेजेंटेशन कैपिटल क्यू। अब कई बार हमसे सीजीएस यूनिट पूछता है कि भाई मुझे तो सीजीएस यूनिट बता के दो। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, ये तुम लोग के बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में सीजीएस यूनिट पूछ लेता है।
एक CGS यूनिट होती है स्टैट कूलम, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के। दूसरी होती है एब्सोल्यूट कूलम, और 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम के। एक और यूनिट होती है फैराडे, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। 1 फैराडे, कैपिटल F से फैराडे को डिनोट करते हैं, ये बराबर होती है 96500 कूलम के। ओके, तो ये हो गई इसकी तीनों CGS यूनिट्स। तो इसमें हम लोगों को पूरा समझ में आ गया चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, 2 टाइप के चार्ज होते हैं, CGS यूनिट क्या है। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था चार्ज का कि हाँ भाई चार्ज है क्या चीज़। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं ये वो देखते हैं। चलो आगे स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसके लिए किसी भी तरीके का वेक्टर अलजेब्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो हम लोग अलजेब्रा यूज़ करते हैं वही काम करेगा, वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न चलेंगे। हम लोग को अलग से वेक्टर अलजेब्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो भी हम लोगों ने वेक्टर टाइप ऑफ एडिशन पढ़े हैं वो सब नहीं करेंगे। वैसे 11th क्लास में हम लोग स्केलर क्वांटिटी डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं, पर दोबारा देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं विच ओनली रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उन्हें डिफाइन करने के लिए। अच्छा, कुछ बच्चों को मैग्नीट्यूड समझ में नहीं आता क्या होता है। देखो, मान लो तुम्हारा वेट है 25 kg, पर हालांकि बहुत कम वेट हो गया, ये 12th क्लास के बच्चे का वजन इतना तो नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो वजन है 25 kg। तो ये जो 25 kg है ये मैग्नीट्यूड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। सीधी भाषा में बोलें तो जो वैल्यू होती है उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। जिसे तुम लोग बचपन से वैल्यू वैल्यू चिल्ला रहे हो वही मैग्नीट्यूड है। रिश्ता वही, सोच नहीं, दैट्स इट। फिजिक्स का वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, किसी को फोर्स बतानी है तो हम लोग ने बोला 25 न्यूटन इन ईस्ट। तो ये 25 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये ईस्ट क्या है, डायरेक्शन। तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी, व्हाइल दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कोई लिखे सिर्फ 25 न्यूटन तो ये स्केलर हो जाएगी? नहीं, डायरेक्शन है नहीं लेकिन फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि डायरेक्शन तो लिख ही नहीं रही है तो भाई स्केलर हो गई। इट मीन्स उसने लिख नहीं रखी है पर उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, मतलब हमें किसी भी वेक्टर अलजेब्रा की ज़रूरत नहीं होगी। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी है A, दूसरी बॉडी है B, तो चार्ज किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। चार्ज ट्रांसफरेबल है। आपने किसी भी बॉडी को कांटेक्ट में रखा, दो बॉडीज़ को,
और इसके ऊपर चार्ज था 2 कूलाम। ऐसा यूनिट चार्ज की कूलाम थी, हम लोग उसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और मान लेते हैं ये बॉडी बिल्कुल डिक्टो है, सेम टू सेम आइडेंटिकल बॉडीज़ है, तो ये अपना आधा चार्ज इसको दे देगी। तो हम जब बाद में देखेंगे तो इसके पास भी 1 कूलाम रह जाएगा और इसके पास भी 1 कूलाम रह जाएगा। तो चार्ज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। थर्ड थिंग इज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहले जरा समझते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखो, मान लो ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है। बॉडी ए ने बॉडी बी को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, तो ए पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जबकि बी पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो ए पर चार्ज कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम पॉजिटिव का। बी पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ऐसे ही अगर ए ने बी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ए पर चार्ज कितना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। जबकि बी पर उतना ही नेगेटिव में, -2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसको हम लोग लिखेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसको हम लोग लिख देंगे -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ओके, मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, 2 करता है तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर सेम यही जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अगर करने लग जाए तो ये चार्ज हो जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो चार्ज ए पर कितना, +4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, और बी पर कितना, -4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अच्छा, यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो 3.2 इंटू 10 की पावर -19, 3 करेगा तो 4.8 इंटू 10 की पावर -19। अब इलेक्ट्रॉन तो पूरा जाता होगा, अब ऐसा तो है नहीं कि फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। उसके बाद में सीधा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम एग्जिस्ट करता है। उसके बाद सीधा 4.8, उसके बाद सीधा 6.4, मतलब इसी तरीके से चार्ज जो है बढ़ता चला जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन तो 5e। हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ऐसे लिख देते हैं, = 1e, मतलब E डिनोट किसको करेगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम को। तो ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो चार्ज कितना, 5e, 6 हो रहे हैं तो 6e, 7e। ऐसे बीच वाला जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम नेचर में एग्जिस्ट करता है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1.7 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है,
क्योंकि इतना चार्ज होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को पूरा ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन में से भी कुछ ना कुछ फ्रैक्शन को भी ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, फ्रैक्शंस में नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो पार्टिकल पूरा जाएगा, फ्रैक्शंस में नहीं चला जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बोल सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसके वर्ड में है क्वांटम, मतलब कोई ये जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा पहले कितना ई, हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज पहले 1e 2e 3e 4e 5e एंड सो ऑन। अच्छा -1e एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये सेम 1e के बराबर चार्ज है, आगे नेगेटिव लगा हुआ है, इसका जस्ट मतलब ये है कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हुए हैं। प्लस का 1e है, इसका मतलब उस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ कैन एग्जिस्ट बट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर ओनली। इस पूरे को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग लिखा करते हैं, एक फॉर्मूला होता है इसका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चलो Q इज इक्वल टू N इंटू E। Q होता है चार्ज, N होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज तो हमें पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या हेल्प होगी, हम लोग को क्वेश्चन दिए जाएंगे कि बताओ भाई ये वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, चार्ज को Q की जगह पर रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑलरेडी पता है, इसको रखेंगे वैल्यू को, N निकल के आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चार्ज के लिए ट्रांसफ़र होने पड़ेंगे ये आ जाएगा। अगर N पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आती है, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, डेसिमल में नहीं आए, इसका मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो हम जरा इसे सम अप करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। अगर हमें इससे डेफिनेशन पूछे तो हम लोग बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन बी डिफाइंड एज दैट ऑल द फ्री चार्जेस एग्जिस्ट एज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज E। यानी चार्ज जो है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यानी स्मॉलेस्ट यूनिट, वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ जाता है। डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स में सभी डेफिनेशंस इंक्लूड होंगे। दोबारा से एक बार हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सम अप करते हैं। Quantization of charge can be defined as all the free charges are integral multiple of a basic unit of charge which is represented by E। और इसका हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं Q is equal to NE, where Q is equal to charge, N is equal to number of electrons and E is equal to electron का charge, that is 1.6 into 10 की power -19 कूलम। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग आगे, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम लोग इसका थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग भी क्वेश्चन लिखो कॉपी में, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हमें बताना है कैन अ बॉडी have a charge of, पहला फर्स्ट है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये बताना एग्जिस्ट करता है या नहीं। सेकंड है 0.64 इंटू 10 की पावर -20 कूलम।
तो सॉल्व कर लेते हैं। चलो, पहला हमारे पास चार्ज दे रखा है, हमें बताना है। फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू N इंटू E। चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। N हम लोग निकालेंगे, E हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। आगे सॉल्व अगर करते हैं तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यहाँ से ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N। ये कट गया। अच्छा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2। N की वैल्यू 2, इंटीजर है, इसका मतलब ये वाला चार्ज एग्जिस्ट करेगा नेचर में। यानी इसका मतलब हो गया अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इतना चार्ज आ जाएगा किसी बॉडी पर, तो ये वाला चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे हम लोग सेकंड वाले चार्ज को चेक करते हैं। चलो, .64 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इज इक्वल टू N इंटू E। दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिखा है, वैल्यू पुट कर दी है। N की वैल्यू निकालते हैं तो 0.64 इंटू 10 की पावर माइनस 20 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अच्छा, 10 की पावर माइनस 1 इंटू 0.64 अपॉन 1.6। अच्छा, इसको पूरा सॉल्व करते तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.64, इसको हम लोग लिख सकते हैं 64 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 16, 640। काटो जरा, 4 4 16, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी 0.04। वैल्यू कैसी आ रही है पॉइंट में। देन दिस चार्ज इज इम्पॉसिबल चार्ज, तो ये वाला चार्ज नेचर में नहीं एग्जिस्ट करेगा। हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, आपको चार्ज दिया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आता है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इतना समझ में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, इसके अलावा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अभी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ और रह गई हैं, उनको हम लोग कवर करते हैं। तो हमारी फोर्थ जो है प्रॉपर्टी, उसको देख लेते हैं। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी पूछा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब न तो चार्ज कभी क्रिएट होगा न अपने आप डिस्ट्रॉय होगा। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है बाहर से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। इस सिस्टम में एक 2 कूलम एग्जिस्ट कर रहा है, एक -3 कूलम एग्जिस्ट कर रहा है, तो नेट चार्ज कितना -1 कूलम। अच्छा, ये -1 कूलम इसमें हमेशा रहेगा, ये अपने आप से ख़त्म नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है -1 कूलम की जगह 2 कूलम बन जाए, 4 कूलम बन जाए या कम हो जाए। ये अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें हम लोग किसी चार्ज को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं कांटेक्ट में लाते भी हैं, चलो, तो नेट चार्ज तो कंजर्व रहने वाला है। वो बॉडी पर चार्ज चेंज होगा लेकिन नेट चार्ज पूरा सिस्टम का उतना ही रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व, it do not get changed
नीदर चार्ज कांट बी क्रिएटेड नॉर इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। अभी तक इस पूरे जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है इसका अभी तक कोई भी एक्सेप्शन नेचर में नहीं फाउंड हुआ है। तो ये फंडामेंटल लॉ है एक तरीके से। हमें 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई हैं। इसके अलावा एक 5वीं प्रॉपर्टी और है जो हमारी एनसीईआरटी ने जो लास्ट में पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखे होते हैं वहाँ समझा रखी है। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि मान लो ये एक बॉडी है 2 kg की, इस पर चार्ज है 3 कूलम। अभी ये रेस्ट पर है। मान लो एक और बॉडी है, या फिर सेम इसी बॉडी को ले लेते हैं, सेम बॉडी है 2 kg की, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब अभी रेस्ट पे थी, अभी हम लोगों ने इसको चला दिया। तो ये जो चार्ज है इस पर 3 कूलम वो एज इट इज़ रहेगा। इसका इस स्पीड से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज इनवेरिएंट है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। सीधे सीधे शब्दों में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी भी बॉडी का चार्ज उस बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। इट्स फ्री ऑफ इट्स स्पीड। चाहे वो बॉडी रेस्ट पर रहे, चाहे वो बॉडी किसी भी तरीके से एक्सेलरेट करे, डिसेलरेट करे, रिटार्डेशन सफ़र करे, कुछ भी करे, लेकिन चार्ज हमेशा सेम रहेगा। एक लास्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं 6th प्रॉपर्टी। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। मतलब है इसका चार्ज किसी न किसी बॉडी पर होगा। चार्ज जो है किसी न किसी बॉडी पर होगा। अच्छा, कोई मास है, मतलब कोई भी बॉडी है, हो सकता है उस पर चार्ज ना हो, तो हम लोग इसको बोलना चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज हमेशा किसी बॉडी पर होगा। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता है, पर मास बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो चेयर है, हो सकता है उस पर चार्ज हो भी या नहीं हो, पर मास तो है। तो ज़रूरी नहीं है मास हो तो चार्ज ही हो, लेकिन ये 101% है कि चार्ज होगा तो मास होगा ही होगा। चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो हम लोगों ने फ़िलहाल सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफरेबल है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, वो किसी और चार्ज में नहीं बदल जाएगा, नेट चार्ज उतना ही रहेगा। चार्ज इनवेरिएंट है, इसमें क्या पढ़ा कि स्पीड कुछ भी हो चार्ज उतना ही रहता है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या था, वहाँ स्पीड से लेना देना नहीं था, सिस्टम आइसोलेट था, तो नेट चार्ज उतना ही रहने वाला है मास के साथ। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज कवर कर ली हैं। चार्ज क्या होता है ये कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग्स और कूलम्ब्स लॉ भी। ठीक है, सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट, सब्सक्राइब, और आप लोगों के जितने भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करो ताकि सब लोग अपनी पढ़ाई प्रॉपर कर पाएँ। ओके, थैंक यू।